औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर चल रहा था और अब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज़, ओपनिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्रीज़ एंड देन वर्कशीट। वर्कशीट एक चूँकि लेंथी क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया था। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो उस फॉर्मेट की 10-15 कॉपीज़ बना लीजिएगा, क्योंकि आपको उसी फॉर्मेट में करना होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक तरीक़ेकार था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हमें बनी बनाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने वो डिस्कस किया था, वो ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खुद से कैलकुलेट करनी हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर गिवन होगी तो आपके लिए आपकी कंप्यूटेशन में कमी हो जाएगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सर्विसेज कंसर्न। अब तक तो जो मैं दो पिछले आपको फॉर्मेट बता चुका हूँ, एक फॉर्मेट वो जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने खुद कैलकुलेट करनी है और एक वो जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कैलकुलेटेड गिवन है। वो दोनों की दोनों जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड थे फॉर्मेट। बट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड है। सर्विस बिजनेस ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें आप कोई सेल परचेज नहीं करते, बल्कि आप किसी सर्विस के बदले कोई इनकम अर्न करते हैं। जैसे कि ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हम यहाँ पे कुछ बेचते नहीं हैं, बल्कि हमारे पास यहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इनकी फ़ीस से कमाते हैं। इसी तरीके से एक स्टेट एजेंट है, तो वो भी दो पार्टीज़ को आपस में मिला देता है। एक ने अपना घर बेचना है, एक ने ख़रीदना है, वो दोनों पार्टीज़ के आपस में मामला तय करा देता है और उसके बदले अपना एक कमीशन लेता है, तो उसकी इनकम कहलाती है कमीशन इनकम। तो आज हम ऐसा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबसे ज़्यादा आसान है। यानी इसमें तो आपको सेल परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, मर्चेंडाइज बिगनिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग, किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ खरीदते बेचते ही नहीं है, इसमें आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी इनकम का फॉर्मेट क्या है, तो बहुत सिंपल है। कोई भी इनकम आपको गिवन होगी वो आप इनकम लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस खत्म। अब जाहिर है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपको पहले सारे अलग अलग लिखने पड़ेंगे। आंसर अगर आपका पॉजिटिव आया तो नेट प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आया तो नेट लॉस, बस इतना सा है। वो इनकम जो आप ट्रेडिंग बिजनेस में आखिर में जाके ऐड करते हैं अदर इनकम के तौर पे, यहाँ पे वो आपकी मेन इनकम होती है। तो इसलिए जब आप इस फॉर्मेट के मुताबिक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम क्या है। पहली बात तो ये है कि यकीनन आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने मिटाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको नजर आ रहा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स अल्ट्रा कंसल्टेशन सर्विसेज। ये कंसल्टेशन का बिजनेस करते हैं, यानी मुशावरती बिजनेस है। लोग आते हैं, इनसे अपने बिजनेस के मुतालिक जो है वो टिप्स लेते हैं, कुछ मुशावरत करते हैं, जिसके बदले ये उनसे पैसे लेते हैं। तो इनकी जो इनकम होगी वो कंसल्टेंट इनकम होगी। अब आप देख लीजिए, आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर कहीं भी सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, मर्चेंडाइज बिगनिंग, एंडिंग कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जब आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाने लगेंगे तो सबसे पहले तो आपको इरिटेशन इस बात की होगी कि सर हम शुरू कहाँ से करें, इसमें तो ना मर्चेंडाइज है, ना सेल है, ना सेल रिटर्न, ना सेल डिस्काउंट, ना परचेज रिटर्न, ना परचेज डिस्काउंट, ना मर्चेंडाइज एंडिंग। तो वहीं से आपके जहन में एक बात आपको ख्याल आएगा कि ये बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस है ही नहीं, ये सर्विसेज बिजनेस है। तो देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं सेल परचेज नजर नहीं आ रही, तो अब आपके पास फौरन जो दूसरा ऑप्शन आएगा आपके जहन में वो क्या आएगा कि ये सर्विस बिजनेस है, और सर्विस बिजनेस के लिए आपके पास किसी भी इनकम का होना जरूरी है। वो इनकम जो कि ट्रेडिंग बिजनेस में अदर इनकम होती है, जिसको हम आखिर में ऐड करते हैं, सर्विस बिजनेस में वो अदर इनकम नहीं बल्कि मेन इनकम होती है। तो आप देख सकते हैं, आपको क्रेडिट में नजर आ रही है कंसल्टिंग फीस इनकम। तो बेसिकली हमें यहीं से अपने क्वेश्चन का आगाज करना है, लेकिन पहले हम बनाएंगे इसकी एडजस्टिंग एंट्री, और एडजस्टिंग एंट्री बनाने का तरीकाकार जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। एडजस्टिंग एंट्री में कोई फर्क नहीं है। तो आइए इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले है ये है क्वेश्चन नंबर 9 और हम पहले बना रहे हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज। और सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट 10% एंड फर्नीचर एट 20% ऑन कॉस्ट। तो यहां पे आप पहले इसकी एंट्री बना लीजिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहला क्या है इक्विपमेंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरा क्या है फर्नीचर।
इक्विपमेंट पे 10% ऑन कॉस्ट है, तो इक्विपमेंट की वैल्यू आपको नजर आ रही है 30,000, तो 30,000 का 10% कितना बनेगा 3,000। और फर्नीचर पर है 20%, तो फर्नीचर की आपको वैल्यू नजर आ रही है 80,000, और 80,000 का 10% कितना बनेगा 16,000, और टोटल कितना बन जाएगा ये 19,000। चलिए इसके बाद नंबर 2 है सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000। तो ये आपकी वर्किंग वाली एंट्री है, यानी इसमें रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2, गार्डन नंबर 1 या गार्डन नंबर 2 लगेगी। तो इसके लिए ऊपर जाके देखिए तो ऊपर आपको सैलरी एक्सपेंस नजर आ रहा है 10,000, जबकि नीचे है सैलरी एक्सपेंस 15,000। टाइटल सेम है, मैं यहाँ पे रफ वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, टाइटल सेम है। डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस से एंट्री बनाएंगे, और डिफरेंस आएगा वो आएगा 5,000, और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसमें लगती है कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन लगेगी ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो बेटा आप साथ साथ जो है इसकी वर्किंग करते रहिए, मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ। अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट है, तो डिफरेंस क्या बनेगा पेबल, और पेबल इंक्रीज होके कहाँ आता है क्रेडिट में। तो ये आ गया सैलरी पेबल क्रेडिट बाय ₹5,000 एंड फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल विच इज ऑल्सो 5,000। चलिए फिर इसके बाद नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग की एंट्री फिक्स होती है, जाके देख सकते हैं आप, आपकी एंट्री नंबर फिक्स एंट्री नंबर 2 है, दैट इज रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट पेबल क्रेडिट बाय ₹4,000। चलिए इसके बाद नंबर 4 है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड 12,000। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वो ये नहीं समझ पाते कि क्या ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कह रहा है या ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कह रहा है, क्योंकि शुरू में लिखा है प्रीपेड और आखिर में लिखा है एक्सपायर्ड। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड का मतलब है कि जो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग था अब वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तो बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कह रहा है। ऊपर जाके देखिए तो ऊपर लिखा हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 20,000 और नीचे लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 12,000। तो टाइटल अलग अलग है, सेम नहीं है, डिफरेंस नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से एंट्री बनाएंगे, और एडजस्टमेंट से एंट्री बन जाएगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 12,000 और फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल विच इज प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 12,000। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग कंसल्टिंग फीस ₹15,000 एंड अनअर्न्ड कंसल्टिंग फीस 5,000। ये दो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें इन्होंने एक साथ मिला दिया, हम इसको अलग अलग ही ट्रीट करते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग कंसल्टिंग फीस 15,000। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री फिक्स होती है, और चूंकि क्वेश्चन में कंसल्टिंग फीस हमारे लिए इनकम है तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम वाली एंट्री होगी, यानी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो ये मैं इसको दो अलग अलग हिस्सों में बना देता हूं। 5A कंसल्टिंग फी रिसीवेबल डेबिट एंड कंसल्टिंग फीस इनकम क्रेडिट, और चूंकि ये फिक्स है तो डायरेक्ट इसका अमाउंट आ जाएगा कितना 15,000। और इसके बाद आखिर में लिखा हुआ है एंड अनअर्न्ड, तो अनअर्न्ड की एंट्री फिक्स नहीं होती, इसके लिए वर्किंग करेंगे। नीचे लिखा है अनअर्न्ड और ऊपर लिखा हुआ है कंसल्टिंग फीस, टाइटल सेम नहीं है, अलग अलग है, तो एडजस्टमेंट से एंट्री बनाएंगे, और एडजस्टमेंट का है अनअर्न्ड, और अनअर्न्ड इंक्रीज होकर कहां आता है क्रेडिट में, दैट इज अनअर्न्ड कंसल्टिंग इनकम, अनअर्न्ड कंसल्टिंग क्रेडिट बाय ₹5,000 एंड फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल, और टीबी में क्या है कंसल्टिंग फीस इनकम 5,000। सही बेटा, तो ये तो बन गई आपकी एडजस्टिंग एंट्री। अब हम बनाएंगे इसकी इनकम स्टेटमेंट, और याद रखिए बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले आपने गौर से देख लेना है कि क्या ये ट्रेडिंग बिजनेस की है या सर्विस बिजनेस की है। ट्रेडिंग बिजनेस की होगी तो दो किस्म की हो सकती हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा या नहीं होगा, तो वो मैं दोनों बता चुका हूं। सर्विस बिजनेस की होगी तो उसके अंदर सेल, परचेज, मर्चेंडाइज, बिगनिंग, एंडिंग, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर है जब ये चीजें नहीं होंगी तो आप समझेंगे कि ये सर्विस बिजनेस है। बट एक चीज होना जरूरी है, कोई भी इनकम, क्योंकि फिर हमें उसको इनकम से ही स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें पूरा सवाल देख के पहले हम अंदाजा लगा चुके हैं कि ये हमारी सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनेगी। नाउ
मैसर्स अल्ट्रा कंसल्टेंट, और बना क्या रहे हैं हम यहां पे, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2017। चलिए अब देखिए बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन ये बता दूं कि ये आपके पेपर में आने के इसके सिर्फ 2 से 3% चांस होते हैं, ये आपके पेपर में बहुत कम आती है, बहुत से बहुत 5% चांस होते हैं इसके आने के। चलिए तो मैंने यहाँ पे क्लास जब शुरू कराई थी फॉर्मेट लिखा था इनकम का, यकीनन इनकम स्टेटमेंट का यकीनन आपने कॉपी कर लिया होगा, उसमें लिखा था मैंने एनी इनकम। तो एनी इनकम में हमारे पास क्या है, कंसल्टिंग फीस इनकम, और ये किस साइड पर है, ये है क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होता है, लेकिन क्रेडिट में डेबिट माइनस होता है। तो ये क्रेडिट में है 1,20,000, ये देखिए लिखा मैंने 120, जबकि अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक और है क्रेडिट में 15, और ये देखिए तो ये 5,000 डेबिट में है, तो ये मैं माइनस कर दूंगा, तो कितनी बनी है 1,30,000। अब इसमें से कोई रिटर्न कोई डिस्काउंट माइनस नहीं होते, इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब किसी किस्म के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, बस डायरेक्ट आ जाइए आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वही है जो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेते थे वैसे लेने। तो आप खुद सोचिए कि ट्रेडिंग बिजनेस में पहले तो फर्स्ट स्टेप सेल, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, नेट सेल, फिर जो सबसे बड़ा स्टेप है वो सेकंड स्टेप है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गिवन नहीं होता, वो करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसमें गिवन होता है वो सवाल तो बहुत कम आते हैं, ज्यादातर वो होते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मर्चेंडाइज बिगनिंग, एड परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट, लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज डिस्काउंट, नेट परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस मर्चेंडाइज एंडिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देन ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट देखिए पहली लाइन में ही आ गया 1,30,000। बस अब आपको सिर्फ एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, सवाल खत्म। तो एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए तरीकेकार वही है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है सैलरी एक्सपेंस, ये लिखा आपने सैलरी एक्सपेंस। क्वेश्चन में 10,000 डेबिट में है, जबकि देखिए यहां पे भी 10,000 डेबिट में है, तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो 10 और 5 15,000, या सॉरी यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 5,000 डेबिट में, तो 10 + 5 15,000। वापिस जाइए तो अगला एक्सपेंस मुझे नजर आ रहा है रेंट एक्सपेंस, और ये रेंट एक्सपेंस भी आपको क्वेश्चन में डेबिट में नजर आ रहा है, और वो कितना है 5,000। जबकि अगर आप देखें तो यहां पे भी रेंट एक्सपेंस डेबिट में है 4,000, तो 5 और 4 कितने हो गए 9,000। फिर वापस जाइए तो आपको अगला एक्सपेंस नजर आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस 50,000, ये लिखा आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस 50,000। मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे यहां पे कहीं पर भी इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में तो मजीद एक्सपेंस नजर नहीं आ रहे, क्वेश्चन में तो खत्म हो गए। अब देखते हैं यहां पे कौन कौन से अनटिक हैं। ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना 19,000, और फिर है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कितना 12,000, और ये आ गए आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 15 9 24, 24 और 50 74, 74 और 9 83 और 10 93 और 2 95 और 10 1,05,000। ये लीजिए, ये आ गया आपका 1,05,000, और अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसके अंदर आखिर में कोई अदर इनकम ऐड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो हम शुरू में इनकम लिखते हैं बेसिकली वही हमारी इनकम होती है। तो ये आपका आ गया नेट इनकम 25,000। सही है जी। देख लीजिए किस कदर छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनी है, ये ज्यादा आसान है बनिस्बत ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के। नाउ कम टू द बैलेंस शीट।
मैसेज अल्ट्रा कंसल्टेशन बना रहे हैं हम बैलेंस शीट एज एट December 31st 2017 और अच्छा, जब तक कि मैं एसेट लिख रहा हूं तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इक्विटी साइड पर आऊँगा तो फिर वो आपको थोड़ा सा कैमरा मैं उस तरफ कर दूंगा ताकि आपको फिर नज़र आ जाए। ये आ गए आपके एसेट्स और ये आ गई आपकी इक्विटीज। एसेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एसेट्स की, और करंट एसेट में हमारे पास जो सबसे पहला एसेट है वो है कैश, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना 2,20,000। इसके बाद बारी आती है अकाउंट रिसीवेबल की, तो अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं है बट नोट रिसीवेबल है हमारे पास 40,000, और इसके अलावा कोई और अदर रिसीवेबल है तो वो भी लेंगे। तो ये देखिए यहां पे हमें नजर आ रहा है कंसल्टिंग फीस रिसीवेबल 15,000। चलिए, रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज की बारी आती है, लेकिन जाहिर है मर्चेंडाइज का यहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर बात आती है प्रीपेड की, तो हमारे पास यहाँ पे है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, और ये डेबिट में नजर आ रहा है आपको कितना 20,000, जबकि यहाँ पर क्रेडिट में पड़ा हुआ है 12,000। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे तो ये बच गया 8,000। अच्छा, क्वेश्चन में तो मजीद कोई प्रीपेड नहीं है सिवाय प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के, लेकिन हम देखेंगे हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्रीपेड पड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर भी हमारे पास मजीद कोई प्रीपेड नहीं है, तो प्रीपेड की कैटेगरी खत्म। फिर उसके बाद बारी आती है सप्लाईज की, तो ऑफिस सप्लाईज हैं 10,000, जबकि ऑफिस सप्लाईज की कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ये आ गए आपके टोटल करंट एसेट्स 2,20,40, 2,60, 2,75, 2,85 और 8 2,93,000। फिर इसके बाद बारी आती है फिक्स्ड एसेट्स की, और फिक्स्ड एसेट में हमारे पास जो भी एसेट होगा उस पर डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस करेंगे। तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे है इक्विपमेंट, उस पर भी डेप्रिसिएशन है, और फर्नीचर उस पर भी डेप्रिसिएशन है। तो इक्विपमेंट है हमारे पास 80,000, इसमें से हमने माइनस किया, सॉरी इक्विपमेंट है हमारे पास 30,000, इसमें से हमने माइनस किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। अब देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट हमारे पास पहले से मौजूद है क्वेश्चन में 5,000 क्रेडिट साइड पे, और यहां पे भी हमारे पास क्या हो रहा है क्रेडिट, तो दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, यानी पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद फिर माइनस करेंगे। 30 में से 8 गए 22। फिर इसके बाद फर्नीचर वो है 80,000, माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं तो फर्नीचर 8,000 क्रेडिट में नजर आ रहा है, जबकि 16,000 ये भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट दोनों ऐड हो जाएंगे कितना 24,000, और ये कितना बन जाएगा आपका 56,000, और ये आ गए आपके टोटल फिक्स्ड एसेट्स। कितने बन जाएंगे ये 78,000, और अब आप इनको ऐड कर लीजिए 293 एंड 78, तो ये बन जाएंगे आपके टोटल एसेट्स। अच्छा जी, 293 3 लाख और 3,71,000। चलिए जी, अब आ जाइए इक्विटीज पे, और इक्विटी में पहली बारी आती है किसकी लायबिलिटीज की,
और लायबिलिटी में हमारे पास जो क्वेश्चन में सबसे पहले है वो क्या है, अकाउंट पेबल है 20,000। ये बेटा मैं थोड़ी देर में आपको ये लिखने के बाद इसका मुंह वहाँ कर दूंगा ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। अच्छा, अकाउंट पेबल 20,000 के बाद अगर कोई नोट पेबल है तो लिखेंगे, नहीं है। अदर पेबल है तो वहाँ तो नहीं है, लेकिन अदर पेबल यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं, सैलरी पेबल और रेंट पेबल। अब हमें यहाँ पर नहीं देखना है, अभी रुक जाइए। सैलरी पेबल 5,000 और रेंट पेबल 4,000। अच्छा, इसके अलावा मजीद कोई पेबल नहीं है। फिर पेबल के बाद बारी आती है अनर्न की, तो क्वेश्चन में तो अनर्न नहीं है। अच्छा, एक पेबल और है, वो है डिबेंचर पेबल। लेकिन बेटा ये डिबेंचर पेबल जो है ना, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो हम पहले सारी करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी में तो यही पेबल थे, डिबेंचर पेबल में बाद में आऊंगा। एक करंट लायबिलिटी और है, और वो क्या है, अनअर्न्ड कंसल्टिंग इनकम, सॉरी अनअर्न्ड कंसल्टेशन। तो ये लिखा आपने अनअर्न्ड कंसल्टेशन विच इज 5,000। ये हो गई सारी करंट। अब आ जाइए लॉन्ग टर्म पे। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या है, डिबेंचर पेबल, डिबेंचर पेबल कितना है, 1 लाख, ये लिखा आपने यहां पे। और एक और है, वो क्या है, बैंक लोन, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और वो कितनी है, 10,000। और अब आप कर लीजिए इसका टोटल, दैट इज टोटल लायबिलिटीज कितना बना, 20 और 5 25 और 4 29 और 5 34 34 1 34 1 44, 1,44,000। And the last but not least, owners इक्विटी। और ओनर इक्विटी में पहली चीज आती है कैपिटल, जबकि कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क है, सही है। फिर इसमें हम ऐड माइनस करते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी है हमारी, 10,000, कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क है, ड्राइंग है 10,000, और प्लस नेट इनकम, वो है हमारी नेट इनकम 25,000। ये आ गई टोटल ओनर्स इक्विटी। अच्छा जी, तो कैपिटल हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितना कैपिटल है। सिंपल डेबिट सारे प्लस करके क्रेडिट माइनस कर दिए। दो 2,12,000, ये आ जाएगा 2,12,000। सही है, 2,12,000 में से 10,000 माइनस किया तो बना 2,02,000, और इसमें आपने 25,000 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 2,27,000। और अब आप टोटल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3,71,000। सही बच्चों, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, आपका असाइनमेंट है। अच्छा, इसकी 10 कॉलम वर्कशीट एडजस्टिंग वगैरह सब वैसे ही बनेगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर जो आपकी इनकम है वो है कमीशन रेवेन्यू, यानी कमीशन इनकम। तो आपने करना ऐसे ही है, इधर यहाँ पे कंसल्टिंग इनकम की जगह कमीशन इनकम लिखना है और पूरा सवाल मुकम्मल करना है। सही है बेटा, अल्लाह हाफिज़।